हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत लोगों को वेट था कि क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाए। तो आज आपको क्लास सेवन्थ के कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को जरूर शेयर कर लें। पहला चैप्टर है आपका प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की हड़ताल। ठीक है ना। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे एग्जाम विभाग पॉइंट से देखने को। ठीक है, तो जो और एग्जाम ओरिएंटेड है मैं केवल उसी पॉइंट को नोट किया हूँ। हाँ, चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको जो भी चैप्टर मिलेंगे वो थोड़े से बड़े मिलेंगे, लेकिन चैप्टर 1 केवल एक पेज का होने वाला है। आप देखेंगे, वैसे मिला सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। वैसे मैंने जो शॉर्ट नोट तैयार किया उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों में से था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप, भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। अगला पॉइंट है, मुसलमानों में कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे। आपको पता है 2 प्रकार के मुस्लिम थे। कुछ पैगंबर साहब को मानने वाले थे, उनके मत को मानने वाले, और कुछ उनके जो दामाद थे अली जी, उनके उनके मत को मानने वाले लोग थे। तो चलिए, पॉइंट इसमें है कि जो पैगंबर साहब के दामाद अली थे उनको मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट है ये। अब हमको इस चैप्टर से इतने ही पॉइंट थे, कोई पॉइंट नहीं था, छोटे पॉइंट थे जो आपको सबको पता है, इसलिए पॉइंट को मैंने नहीं इंक्लूड किया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे थोड़े से आपको बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे देखने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्कन के राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे वो किसके अधीन थे, तो कर्नाटक के चालुक्य को राजाओं के अधीन थे। अगला पॉइंट, एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। यानी हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान दंतीदुर्ग ने किया था। क्लियर है। दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को स्वामी की अधीनता से स्वीकार कराया था और उसी की वजह से वो जाकर के एक हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी कराया। अगला पॉइंट, मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान को अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगला पॉइंट है, एलोरा की गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। यानी गुफा नंबर 15 भगवान विष्णु को समर्पित है, किस रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में वहां पे दिखाया गया है। वेट्टी चोल वंश के दौरान नकद कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसे कदमाई भू राजस्व थे। यानी कदमाई क्या था, एक प्रकार का भू राजस्व था, और वेट्टी चोल वंश के दौरान एक लिया जाने वाला नकद कर था जो जबरन श्रम करके लिया जाता था। और उसमें एक और पॉइंट है कदमाई, ये भी एक भू राजस्व कर था। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास कल्हड़ नामक एक रचनाकार के द्वारा किया गया था। यानी कल्हड़ जो थे वो एक रचनाकार थे और वो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास इन्होंने ही लिखा था। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पालवंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे।
इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी देखा जाता था। किस रूप में? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में देखा जाता था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। कह रहा कि अफगानिस्तान के गजनी का शासक महमूद गजनवी ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर महाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बात सबको पता होगा। गजनवी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। वो एक गजनवी, एक गजनी नाम का एक जगह है, वहीं का ये शासक था ये। और उन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था और लूटा था। उसका निशाना संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। अब बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर से काफी धन लूट के ले गया था ये। और उसका एक ही निशाना होता था कि जाएं, और उनका उसका उद्देश्य ये नहीं था यहाँ पर के राज्य करना। गजनवी का मेन उद्देश्य था कि यहाँ के धन संपत्ति को लूटें, धार्मिक चीज़ों को उसको हताहत करना, परेशान करना, उनको नुकसान पहुँचाना और वहाँ से चीज़ों को लूट करके अपने प्रदेश को वापस लौट जाना, उसका यही मेन मकसद हुआ करता था। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय कैसे शासक के यहाँ के? चाहमान के थे, जिसने मोहम्मद गौरी को 1151 के में हराया था और इसी को बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के, 1191, 1192 और तीसरा जाकर के 1761 में होता है। ठीक है ना? तो पहले में मोहम्मद गौरी हार जाता है, दूसरे में हरा देता है और तीसरे में तो अलग ही हो जाता है कहानी। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था और उसने वहां तंजावुर शहर और उसके बाद लिखा है निसंबोधिनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। क्लियर है मेरी बात? चोल शासक राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक था। चोलों में सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था। अगला पॉइंट हम देखेंगे। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी तैयार की। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जाने के लिए हमको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? स्थल मार्ग तो है ही नहीं है, तो समुद्री मार्गों के द्वारा जाना पड़ता था। इसलिए उनको एक जल सेना भी तैयार करनी पड़ी थी राजेंद्र प्रथम को, जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के सबसे बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है ना? किनके द्वारा है? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, काउंट की जाती है ये। उसके बाद का प्रश्न है, किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थीं, किसानों की बस्तियां ऊर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्ध हो गई थी, बहुत ही धनवान हो गई थी, मतलब उसमें पैदावार ज़्यादा होने लगा था। इस तरह गांवों के समूह को नाडू कहते हैं। ध्यान दीजिए, गांवों की जो बस्तियां होती थी उस वक्त किसानों की बस्तियों को ऊर कहते हैं। और जहाँ पर जो जो भी गांव सिंचित खेती से समृद्ध हो जाते थे तो उन गांवों के समूह को हम नाडू का नाम देते हैं। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। देखिए कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका वेल्लन वगाई, इसको बोलते हैं गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जिस पे ब्राह्मणों का कोई भी अधिकार न हो। ब्रह्मादेय, ये नाम से ही स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई एक प्रकार की भूमि थी। ये सब के सब चोल अभिलेखों में और चोल काल में दी गई भूमि थी ये। साला भोग क्या था? एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेंगे। ये किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी गई थी उसको साला भोग कहते हैं।
देवदान और तिरुनमट्टकनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। जैसे ब्रह्मादेव ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि थी जहाँ पर ब्राह्मण अपना पालन पोषण या रह सकता था, वैसे ही मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी। पलिचंदम क्या होता था, तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी एक प्रकार की। अगला पॉइंट है नगरम। नगरम क्या होता है कि नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित किया करते थे। ये नगरम एक व्यापारियों का संघ हुआ करता था और ये काफ़ी उस समय वर्चस्वशाली होते थे, इसलिए जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे तो वे भी उनका कार्य करते थे। इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3, जो दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, एग्जाम विवा पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें दिल्ली के शासकों के बारे में बात की जाएगी, दिल्ली के प्रशासनिक वर्णन के बारे में बात की जाएगी। कह रहा है कि सबसे पहले दिल्ली पर तोमर राज्यों का राज्य था, तोमर वंश था। सबसे पहले तोमर वंशों ने दिल्ली पर राज किया था और दिल्ली की स्थापना भी तोमरों ने किया था। उसके अजमेर के चौहान ने परास्त किया। जब तोमर का राज था तो उनको कौन परास्त किया था, जो अजमेर के चौहान थे, उन्होंने इनको हराया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। ठीक है, अब यह है दिल्ली के शासक हैं और उनके राजपूत हैं, कब से कब तक है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए, ये हैं दिल्ली के शासक। पहले हम बात करेंगे राजपूत वंश की। तो राजपूत वंश में सबसे पहले तोमर वंश आया, जो आरंभ से लेकर के 12वीं शताब्दी मतलब 1162 तक रहे हैं ये। उससे उसके बाद आपके अनंग पाल आते हैं, वो 1130 से लेकर के 1145 तक रहते हैं। उसके बाद चौहान वंश आते हैं, सबके सब राजपूत वंश हैं ये। राजपूतों में चौहानों का वंश 1165 से लेकर के 1192 तक रहता है। 1192 तक क्यों, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा परास्त हो जाते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन उसी में है, 1175 से लेकर के 1192 तक रहता है। ये कंप्लीट राजपूत वंश हैं जो दिल्ली के शासक किए थे। उसके बाद अब हम तुर्की शासक की बात करेंगे। तुर्की शासक कहाँ से कहाँ तक थे, तो तुर्की शासक जो थे वो 1206 से लेकर के 1290 तक रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे जो 1206 से लेकर के 1210 तक। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो 1210 से लेकर के 1236 तक। इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। दिल्ली के स्पेशली शासक जो थे वो भी तुर्की। रजिया जो थी वो 1236 से लेकर के 1240 तक शासन की है। बलबन जो है वो 1266 से लेकर के 1287 तक शासन किया है। जैसे ही तुर्की शासक खत्म होते हैं उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजियों का इस पे अपना दबदबा स्थापित होता है, जो 1290 से लेकर के 1320 तक काफ़ी छोटे समय काल तक ये रहे हैं। जिसमें से जलालुद्दीन खिलजी हैं, वो 1290 से लेकर के 1296 तक रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं, 1296 से लेकर के 1316 तक रहे हैं। खिलजी की स्थापना के बाद से फिर हमारा तुगलक वंश आता है। एक पूछता है कभी कभी, आपको क्रम भी पूछ देता है, तो क्रम से ही मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको पूछ देता है कि ये जो शासक है वो किस वंश से संबंधित है। तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर के 1414 तक है। सबसे ज़्यादा दिनों तक राज्य करने वाला तुगलक वंश ही है, जिसमें से सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1324 तक शासन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एम्बेटी का नाम देते हैं, 1324 से लेकर के 1351 तक ठीक ठाक समय व्यतीत किया था, ये 27 साल के आसपास। फिरोज शाह तुगलक आते हैं, फिर 1351 से लेकर के 1388 तक, लगभग उतना ही के आसपास ये भी रहे हैं। तो ये लगभग 37 साल के आसपास रहे हैं ये। मैं आपको बता दूं ये तीन के तीन इम्पोर्टेंट थे तुगलक वंश में। उसके बाद तुगलक के बाद एक छोटा सा वंश और आता है जिसको हम सैयद वंश का नाम देते हैं। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करता है, जिसमें एक ही का नाम आता है खिजर खान, इम्पोर्टेंट है, जो कि 1414 से लेकर के 1421 तक। उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे राजा आए हैं, लेकिन किसी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, इसलिए और किसी का नाम का जिक्र नहीं किया गया है। सैयद वंश के बाद हम बात करेंगे लोधी वंश।
लोधी वंश कब है? 1451 से लेकर के 1526 तक। बहलोल लोधी सबसे पहले आते हैं, 1451 से लेकर के 1489 तक के शासन करते हैं। ये ऐसे ऐसे आपके राजा थे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट दिया गया था, जितना बुक में था मैंने आपको बताया है। तो आपने देखा कौन से वंश कब कब शासन किए हैं, उनका एक क्रमवार भी मैंने बताया, सन भी मैंने बता दिया है। उसके बाद का पॉइंट है आपके सामने, सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठती है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उसके बाद 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया है। क्लियर है? गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। बंदगा किसको बोलते हैं? गुलाम को। गुलाम का मतलब जो नौकर, जो अपने अपने वश में रख करके किस काम को कराया जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अगला पॉइंट, पहले पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी तथा तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का अर्थ है, मुक्ति का जो फर्ज था, क्या था फर्ज था इनका? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये मुफ्ती का काम हुआ करता था। उसके बाद 3 प्रकार के कर हुआ करते थे। कौन कौन से कर हैं? 3 प्रकार के कर में पहला जो कर था वो कृषि कर था, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा पॉइंट है मवेशियों पर और तीसरा है घरों पर। 3 प्रकार के कर, कृषि पर, दूसरा मवेशियों पर मतलब जो पशु पालते थे, गाय भैंस इत्यादि, और तीसरा घरों पर। 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कुछ और कर थे जिनके नाम आपके स्पष्ट रूप से सामने दिए हुए हैं। पहला है खम्स, उसके बाद है जकात। खम्स का मतलब क्या है कि जो युद्ध में लूटे गए माल थे उन पर लगने वाला एक प्रकार का ये कर था। इस धन का 1/5 सुल्तान को और 4/5 सैनिकों का होता था। खम्स युद्ध में लूटे गए एक प्रकार के लूटे गए जो भी धन हुआ करते थे, उसमें राज्यों का हिस्सा मतलब सुल्तान का हिस्सा 1/5 और 4/5 जो सैनिक हुआ करते थे उनको उसके बीच में बांट दिया जाता था। उसके बाद एक कर है जकात। ये एक जकात धार्मिक कर था। कैसा था ये? धार्मिक कर था, जो मुस्लिमों की आय का लगभग 2.5% या उसको बोल दें 1/40 था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य किया गया था। जैसे आपका जकात है जो मुस्लिम के लिए बनाया गया है, वैसे एक था कर जो अ, आपको पता है कि एक कर था जो मुस्लिमों के बगैर, जो मुस्लिमों के अन्य दूसरे जो कास्ट हुआ करते थे उनके ऊपर लगाए जाने वाला कर था। उस कर का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उस कर में छूट, उस कर को ख़त्म भी किया अकबर ने, लेकिन उसी कर के अंतर्गत ब्राह्मणों को पहली बार उस कर को देने का एक नियम लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख सकते हैं। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अगला पॉइंट है कि सल्तनत और मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। अगला पॉइंट है जजिया। कह रहा है कि यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, जो यही मैं आपसे बात कर रहा था, जजिया नाम था उसका, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो उन्हें जिम्मी या उसको संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। मतलब जब ये जो लोग इस कर को देते थे उनको एक सुरक्षित और संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान होता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी। क्लियर है? अगला पॉइंट आपके सामने, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना, जिसको हम आज के दौर में उज्बेकिस्तान का नाम देते हैं, उस पर हमला किया गया और
इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। चंगेज खान दिल्ली पर भी आक्रमण किया था, पता ही आपको। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, जिसको हम उस वंश का नाम दिए थे सूरवंश। केवल 15 वर्ष यानी 1540 से लेकर के 1555 तक शासन किया था ये। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी युस्त दुरुस्त बना दिया था। कहा कि महान सम्राट अकबर जो 1556 से लेकर के 1605 तक राज्य किए, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि जब महान सम्राट जब अपने शासन को संभाल रहा था तो किसके प्रशासन व्यवस्था को उसने अपनाया था, तो वो अपनाया था शेर शाह सूरी के शासन व्यवस्था को। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 4 कहता है 16वीं से 17वीं शताब्दी, जिसको हम मुगल का नाम देते हैं। देखिए, मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। पहला क्या था कि माता की ओर से मंगोल शासन चंगेज खान के उत्तराधिकारी और पिता की ओर से वे ईरान और इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज। यानी चंगेज खान माता जी की तरफ से था, तैमूर जो था, तैमूर लंग का नाम देते हैं, वो पिता के वंश से संबंधित ये दो मिलकर के आपके वंशज बने थे मुगल। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उनको इस बात का घमंड था, उनको प्राउड फील होता था। मुगल शासक करा कि बार मात्र 12 वर्ष की उम्र में, ये बार नहीं है, मुगल शासक बाबर, क्या है ये है बाबर, मात्र 12 साल की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। कितने साल में? मात्र 12 साल में। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अगला पॉइंट है, बाबर ने तोप एवं गोलीबारी का पहला प्रयोग पानीपत के लड़ाई में किया था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया था। अगला पॉइंट, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान हुआ करती थी। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न हुआ करते थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे, केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त था उनको। क्लियर है? औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। यही पॉइंट आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या बढ़ी, तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, टोडरमल कौन थे? राजस्व मंत्री थे अकबर ने।
ने 10 साल तक यानी 1570 से लेकर के 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि की सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किए और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर उन्होंने नकद कर यानी राजस्व कर निश्चित कर दिया था और प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को हम जब्त कहते हैं, लेकिन ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। यही इम्पोर्टेंट है कि जो जब्त प्रणाली थी वो जब्त प्रणाली किस राज्य में संभव नहीं हो पाया था। तो पहला था गुजरात और दूसरा था बंगाल, इन्हीं दो राज्यों में। अगला पॉइंट है, अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के शासनकाल को लिखा है जो लगभग 3 जिल्दों में थी। पहली अकबर के पूर्वजों का बयान तथा दूसरा अकबर के शासनकाल का विवरण और तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 कहता है जनजातियां, खानाबदोश और एक स्थान पर स्थित समुदाय। ये चैप्टर नंबर 5 है। पहला पॉइंट इसमें कि पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। कौन? खोखर जनजाति कहाँ की है? तो पंजाब की है। उसके बाद यहाँ गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। अगला पॉइंट, सिंध और सुल्तान के द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त भी किया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बैतर, मारवाड़ तथा दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी हुआ करती थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध तथा अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। फिर अगला पॉइंट, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्रा घाटी में आकर के बसे। अहोम 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद तथा तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अगला पॉइंट है, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। उसके बाद राज्य के लिए जिन लोगों को जबरन काम पर रखा जाता था उन्हें हम पाइक कहते हैं या वे पाइक कहलाते हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम जो कुलों में विभाजित था उन्हें क्या कहते हैं? खेल। अब आता है चैप्टर नंबर 6 जो है ईश्वर से अनुराग। क्लियर है? चलिए पॉइंट देखते हैं इसमें। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे। ठीक है, सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, संदरार और मणिकग्गा सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये 2 संकलन हैं इनके। नैनारों की बात की जा रही है। अलवार संत संख्या में 12 थे और नैनार 63 हुआ करते थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए हुए थे। कौन? ये अलवार की बात कर रहा है। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। ये सब के सब बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध थे।
रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज कहाँ तब पैदा हुए हैं? तमिलनाडु में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद का पॉइंट है, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके उपासक थे? विट्ठल के। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, इनका वक्तव्य है, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जान रे। ये आपके नरसिंह मेहता के द्वारा कहा गया था। फिर अगला पॉइंट है, कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ और इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी हम जानते हैं। खानकाह क्या होता है? तो सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे और अक्सर वहीं पर आकर के भजन कीर्तन करा करते थे। चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की रचना जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें। शंकर देव की जो भक्ति का सार है वो क्या है? एक शरण नाम धर्म। क्या है? एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। जयदेव ने किसकी रचना की है? गीत गोविंद की। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। बाबा गुरु नानक ने लंगर की शुरुआत की। 1539 में अपने मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए थे। गुरु अंगद ने एक लिपि गुरुमुखी में एक संग्रह लिखा। अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। अगला पॉइंट आपको मिलेगा, जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दिया था। अपने ये खुसरो के चलते दिया था। उनका जो बेटा था उनके पक्ष से इन्होंने कुछ काम किया था गुरु अर्जुन देव को, इसीलिए फांसी दे दिया जहांगीर ने। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? 1699 में। चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना? ये क्या है? चैप्टर नंबर 7। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज का केरल राज्य का हिस्सा है। महोदयपुरम किसका राज्य का हिस्सा है? केरल राज्य का। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। प्रणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। प्रणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। जगन्नाथ भगवान विष्णु का रूप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जगन्नाथ भगवान विष्णु का क्या है? ये रूप है। अगला पॉइंट, 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया
और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के रूप में किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों के लिए जो कहानी सुनाते थे उनकी एक जाति हुआ करती थी। अब देखिए, रासलीला में राधा कृष्ण के लोक नाट्य का वर्णन है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। भारत में इस समय कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें आपका कथक भी शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया था। एक पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, किसके संरक्षण में कथक को एक प्रमुख कला के रूप में मान्यता मिली थी? तो नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। आइए देखते हैं कि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कच्ची कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सतरिया, मोहिनीअट्टम, ये सब के सब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित है उसको दिया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल का है, कथक आपके उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी आपके मणिपुर का है और ओडिसी आपके उड़ीसा का है, ये तो नाम से है। सतरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतरिया आपके असम राज्य से संबंधित है। क्लियर है? अभी आपने पूरा ये आपका जो भी 8 शास्त्रीय नृत्य थे किससे संबंधित हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सतरिया याद रखिएगा। सतरिया असम से संबंधित है। करा की बसोहली शैली आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका में उत्पन्न हुआ था। बसोहली शैली कहाँ? हिमाचल प्रदेश के आसपास का इलाका है। एक प्रकार की शैली है जो यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। क्या नाम है? भानुदत्त की रसमंजरी। हिमाचल प्रदेश का तटीय इलाकों से संबंधित है ये। बंगाली प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। अगला पॉइंट, करा की पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं इसमें। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां ये हुआ करती थीं। फिर पॉइंट आपको मिलेगा कि पीर फारसी भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। क्या नाम है इसका? आध्यात्मिक मार्गदर्शन। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं सदी का एक संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी है। किसमें? बृहद धर्म में दिया गया है कि जो भी बंगाल के जो ब्राह्मण थे वो उन लोगों को कुछ खास किस्म की मछलियां थी उनको खाने की अनुमति दी गई है इस ग्रंथ में। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठबंधन। ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ छोटा सा पार्ट बन जाता है आपका। आइए देखते हैं इनको। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया गया था और बताया जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का यही कारण था कि औरंगजेब अब लड़ाई के क्षेत्र में युद्ध में बहुत ज़्यादा वित्तीय संपत्ति का नुकसान कर दिया। अपने राज्य का जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई इसके समय में, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य का खत्म होने का एक समय आ गया था। ईरान के शासक नादिर शाह जो हैं वो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर के 1761 के बीच में हमारे भारत पर लगभग 5 बार उन्होंने आक्रमण किया था उत्तरी भारत में।
बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों यानी फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 तक है और आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 की थी, तो उस समय इसकी हत्या हो गई। और अन्य दो बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहा है, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 तक को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। ये स्थिति तब जाकर के बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर की हत्या हो गई और जो दो बड़े बादशाह थे जिसको अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके ही जो अभिजात वर्ग थे जो उनके दरबार में रहते थे, कोर्टियर हुआ करते थे, उन लोगों ने इनको अंधा कर दिया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिल गई है और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। अजीत सिंह को कहाँ की मिली थी? तो गुजरात की मिली थी। सवाई राजा जय सिंह को कहाँ की मिली थी? तो मालवा की सूबेदारी मिली थी। जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया है और सवाई राजा जय सिंह ने नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी। यानी दो जगह की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई, पहला मालवा को और दूसरा आगरा की सूबेदारी इनको दी गई है। 1715 में जो बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उन्हें 1716 में मार दिया गया है। 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। ठीक है ना। आपको बता दें जो राजा सवाई जय सिंह थे वे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। जो ये दल थे, जो दल खालसा था, उनकी पूरी कमेटी एक बार बैसाखी का दिन और दिवाली के दिन के पर्वों पर अमृतसर में आकर के ये मिलते थे, संगोष्ठी करते थे, आपसे में बातें करते थे, आगे के प्लान सोचते थे। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का लगभग 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये सिखों ने एक प्रकार की व्यवस्था की जिसका नाम था राखी। उसमें क्या कहा गया कि जो किसान थे, किसान भाई लोग 20% की हिस्सा देंगे अपने कर अपने उपज का 20% और उसके एवज में इन लोगों के संरक्षण की जिम्मेदारी सिखों पर दी गई। क्लियर है। अगला पॉइंट है खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा किया। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी महाराज जो 1630 से लेकर के 1630 तक 80 तक इनका समय यानी था, ये ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना करते हैं। शिवाजी महाराज अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक जिसको कुणबी कहा जाता था, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। उसके बाद पॉइंट है कि शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। यानी पेशवा प्रधानमंत्री होता था और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो सब कारोबार इन्हीं के हाथों में आ गया था। पुणे मराठा राज्य का राजधानी बन गया। पुणे क्या बन गया? मराठा राज्य की राजधानी बन गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफी विस्तार किया। यहाँ से यहाँ तक 1720 से 1761 के बीच बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन
अब उसने अपने व्यापारिक वाणिज्य व भीतरी क्षेत्र को बढ़ा करके दक्षिण में पूरे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। क्या? पूरब में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था बाद में आकर के। बात करेंगे, दो प्रकार के कर हुआ करते थे, एक चौथ था और एक सरदेशमुखी था। चौथ क्या था? जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% हिस्सा दक्कन में इनको मराठा वसूल करते थे, ठीक है ना। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व का लगभग 9 से 10% का हिस्सा हुआ करता था, जो सरदेशमुखी हुआ करता था। मैं आपको चौथ और सरदेशमुखी के बारे में और थोड़ा सा 2-4 बातें और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले में हम चौथ की बात किए हैं। तो पहली बात, यह एक नियमित कर था, या इसको बोलते हैं एक प्रकार की एक श्रद्धांजलि होती थी जो मराठा साम्राज्य के द्वारा लगाई जाती थी। और ये जितना राजस्व था उसका मैंने बताया था कि ये 25% ही देना पड़ता था, इसलिए 25 का मतलब कि 1/4, इसलिए इसका नाम चौथ पड़ा था। यह मराठों की सुरक्षा प्रदान के लिए एक शुल्क था, ताकि वे गैर मराठा क्षेत्र पर आक्रमण न करें, ठीक है ना। और जो आपको सरदेशमुखी था, ये चौथ के ऊपर यानी 10% का अतिरिक्त कर था। ये जो सरदेशमुखी था, ये 25% तो था ही, उसके बाद से 10% का हिस्सा और इसमें अतिरिक्त कर के रूप में था। और ये उन पर लगाया जाता था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। ये बोला था कि ये हमारे हमारे पूर्वजों से इन पे कर लिया जाता था, इसलिए इन पर हम 10% एक्स्ट्रा कर उनको देना पड़ता था उसके अतिरिक्त। यानी यह उन भूमियों पर लगाया जाता था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था, और यह मराठों के लिए क्या था? एक राजस्व का स्रोत था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे ये। वह एक महान मराठा सेनापति थे। किसके बारे में बात हो रही है? बाजीराव प्रथम, जो इसको बाजीराव बल्लाल के नाम से जाना गया, विश्वनाथ राव के पुत्र थे, एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है, तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी ये जाने जाते हैं, बाजीराव प्रथम। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री भी काफ़ी डिमांड पे बहुत मेहनत से मैंने बताया था। चूँकि इस समय थोड़ा सा मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो लेकिन चैनल पे आप सब लोग बने रहें, टाइम से वीडियो आती रहेंगी। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी मैंने आज कंप्लीट कर दी है। इसके बाद से मैं कोशिश करूँगा हर एक एनसीईआरटी की एक कंप्लीट, मैं आपको, जैसे मान लीजिए क्लास 7th की एनसीईआरटी हो गई, अब क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री की कंप्लीट एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने लाऊं, ठीक है। इसके लिए अब आपके लिए, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बना रहना पड़ेगा। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।